हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और दो तीन डेफिनेशन है, जैसे बिंदु स्राव है, रस स्रवण है, ये दो परिभाषाएं हैं, उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाष्पोत्सर्जन से। तो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ लिया था कि पौधे के वायवीय भागों से जल वाष्प के रूप में होने वाली हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रंध्रों की गति के हमने सिद्धांत पढ़े थे, और अब हम पढ़ रहे हैं वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। उसके अंदर सबसे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उनको मेनली दो कैटेगरी के अंदर, दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक बाह्य कारक का है और दूसरा आंतरिक कारक है। ये बाह्य कारक है, अंदर आंतरिक कारक है। बाह्य कारक को फिर आगे चार भागों के अंदर बांटा गया है। वैसे तो कई भाग बना सकते हैं इसके, कई कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं बाह्य कारक। तो मेनली हम चार कारक के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला कारक है प्रकाश। प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष कैसे प्रभावित करता है? प्रकाश जो है वो प्रत्यक्ष रूप से रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया को प्रभावित करता है। ठीक है, तो जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया प्रभावित होती है। अप्रत्यक्ष की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश से तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होगी तो उसके कारण भी वाष्पोत्सर्जन की दर जो है बढ़ जाती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से ये प्रभावित करता है। उसके बाद बात करें हवा की। हवा भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। पत्ती जो होती है वो अपने चारों ओर का वातावरण जो है उसको नम बनाए रखती है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, तो जब तेज हवा चलेगी तो वो पत्ती के आसपास की जो नम हवा है उसको वहां से हटा देगी। तो तेजी से वहां से उसको हटाती जाएगी, जिसके कारण पत्ती को ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करना पड़ेगा, तेजी से वाष्पोत्सर्जन करना पड़ेगा ताकि अपने आसपास का वातावरण जो उसको नम बनाए रखे। ठीक है, तो इसलिए वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। अगर हवा तेज चल रही है तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो बढ़ जाएगी। अगला इसमें पॉइंट है प्राप्य जल की मात्रा। अगर भूमि के अंदर जो है प्राप्य जल ज्यादा है, उपलब्ध जल जो वो ज्यादा है, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होती है। और अगर प्राप्य जल कम है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है तापमान। तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है वो कम हो जाती है। तापमान में वृद्धि होने से वायुमंडल की आर्द्रता कम हो जाती है, और वायुमंडल की जब आर्द्रता कम हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर अपने आप ही बढ़ जाती है। तो ये कारक है जो कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं, जो कि बाह्य कारक के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में आंतरिक कारक। आंतरिक कारक में अपने पास तीन कारक है। पत्ती की संरचना है, मूल परोह अनुपात है, और पत्ती का विन्यास। सबसे पहले देखते हैं पत्ती की संरचना। तो पत्ती की जो संरचना होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। जैसे हम देखें कि जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, मरुद्भिद पौधों के अंदर बाहर जो एक मोटी क्यूटिकल पाई जाती है पत्ती के ऊपर। इसके अलावा उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, रोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा धसे हुए रंध्र भी उसमें पाए जाते हैं। इन सभी लक्षणों के कारण उसमें वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पत्ती की जो संरचना है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करती है। अगर उसके ऊपर वैक्स ना हो, उसके ऊपर रोम न हो और रंध्र जो सतह पर उपस्थित हो, तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो पत्ती की संरचना प्रभावित। उसके बाद देखिए मूल परोह अनुपात। मूल परोह अनुपात यानी जड़ और तने का अनुपात है। अगर जड़ ज्यादा लंबी है तो वो ज्यादा जल अवशोषित करेगी और ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, और अगर जड़ छोटी है तो कम जल उपलब्ध होगा, उसको कम जल अवशोषित करेगी और वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी। तो अगर मूल परोह अनुपात जो है वो बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ती है। उसके बाद देखिए पत्ती का दिक् विन्यास। पत्ती का दिक् विन्यास, इससे मतलब क्या है कि पत्ती जो है पौधे पर किस स्थिति पर लगी हुई है। अगर जो है सूर्य की जो विकिरण आ रही है, प्रकाश की जो विकिरण आ रही है वो पत्ती के ऊपर समकोण पर पड़ रही है, तो इसके कारण जो है वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। क्योंकि ज्यादा प्रकाश उसके ऊपर आएगा तो उससे वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा हो जाएगी,
जैसे कि द्विबीजपत्री पौधों के अंदर होता है। द्विबीजपत्री पौधों में पत्ती जो होती है वो समकोण पर स्थित होती है, इसलिए उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होती है, जबकि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर पत्ती जो है वो 45 डिग्री के कोण पर लगी होती है, तो वहां पर जो है सीधे प्रकाश की किरणें नहीं पड़ती हैं, इसलिए उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है। तो इस तरह से पत्ती का जो दिक् विन्यास है वो भी वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करता है। तो ये सारी बातें हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद आगे हम पढ़ रहे हैं बिंदुस्त्राव। ठीक है, तो बिंदुस्त्राव क्या होता है, देखिए यहाँ पे बिंदुस्त्राव क्या है। तो पत्ती के किनारों से, ये पत्ती है, पत्ती के किनारों से जल बूंदों के रूप में होने वाली हानि को बिंदुस्त्राव कहा जाता है। पत्ती है, इसके किनारे हैं, यहाँ से जल की बूंदों के रूप में होने वाली हानि को बिंदुस्त्राव कहते हैं। ठीक है, विनाश होते ही ये बिंदुस्त्राव। बिंदुस्त्राव की जो प्रक्रिया है, जैसे आपने देखा होगा टमाटर है या फिर आलू है, ब्रायोफिल्म है या कुछ भासें हैं, उनमें इस प्रकार की प्रक्रिया जो है सुबह के टाइम पर देखी जा सकती है। अर्ली इन द मॉर्निंग ये प्रक्रिया जो है वो देखी जा सकती है। उसके ऊपर जो छोटी छोटी बूंदे जो है पानी, पत्ती के ऊपर पानी की पड़ी होती है, तो वो क्या है, बिंदुस्त्राव है। बिंदुस्त्राव के दौरान जो है पानी बाहर आता है। तो जल की इस तरह से जो हानि हो रही है वो पत्ती की जो किनारे हैं, मार्जिन है, उस पर उपस्थित छोटे छोटे रंध्रों से होती है, और इन रंध्रों को जल रंध्र कहा जाता है। इन रंध्रों को जल रंध्र कहा जाता है, और प्रत्येक जो जल रंध्र होता है उसमें एक छिद्र होता है, और उस छिद्र को जल छिद्र कहा जाता है। ये देखिए, ये जल रंध्र की संरचना है, और इसमें यहाँ पर ये जल रंध्र के कोशिका है, द्वार कोशिका, यहाँ पर जल रंध्र होता है, ये यहाँ पर जो छिद्र होता है इसको कहते हैं जल रंध्र। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जल रंध्र होता है, और इस जो जल रंध्र है इसकी कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर कैसी प्रकार की गति होती है। ये वैसे एक प्रकार का जो है निष्क्रिय जो है रंध्र होता है, निष्क्रिय रंध्र होता है, जिसकी कोशिकाओं में किसी प्रकार की कोई भी गति नहीं होती है, और इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, या ये कहें कि इसका जो जल रंध्र होता है वो हमेशा खुला ही रहता है। आइडेथोर्स जो होता है वो हमेशा ही खुला रहता है, और उससे लगातार जल की हानि होती रहती है। ठीक है, इस जल रंध्र के नीचे जो है एक गुहा उपस्थित होती है, जिसको रंध्र गुहा कहते हैं, और इसके नीचे जो है कोशिकाओं का, मर्दूत की कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है, जिसको एपिथेम उत्तक कहा जाता है। ये देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं, मर्दूत की कोशिकाएं, इसको कहते हैं एपिथेम उत्तक। और एपिथेम अंदर की ओर जो है, एपिथेम उत्तक जो है वो जाइलम की वाहिनिकाओं से संपर्क में रखते हैं। ये देखिए, एपिथेम उत्तक जो है इसके अंदर की ओर जो है जाइलम की वाहिनिकाएं हैं, ये वाली, इनसे लगातार संपर्क में रहती है। जब जो है वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो धीमी हो जाए और जल अवशोषण की जो दर है वो तेज हो जाए, ठीक है, मतलब जल अवशोषण ज्यादा हो रहा है लेकिन वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है, तो उस टाइम पर इन वाहिनियों के अंदर जो है एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसको मूल दाब कहते हैं। ठीक है, जब वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है और जल अवशोषण ज्यादा हो रहा है, तो इन वाहिनियों के अंदर, जाइलम की जो वाहिनियां हैं, इनके अंदर एक दाब उत्पन्न हो जाता है, जिसको मूल दाब कहते हैं। और उस मूल दाब के कारण जो है इन वाहिनियों से जल जो है वो निकल करके इन एपिथेम कोशिकाओं के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इन वाहिनियों से जल निकल करके इन एपिथेम जो उत्तक है इस कोशिकाओं के अंदर चला जाएगा। एपिथेम उत्तक की कोशिकाएं जो होती हैं वो संतृप्त हो जाती हैं जल से, और संतृप्त होने के बाद भी लगातार पानी इनमें से बाहर निकलता रहता है। संतृप्त हो गए तो उसके बाद भी पानी आता रहता है, तो वो पानी जो है यहाँ इस रंध्र की गुहा के अंदर आकर के इस जल रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, और पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देता है। तो ये प्रोसेस होता है बिंदुस्त्राव।
ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो बिंदु स्राव का कारण क्या है, बिंदु स्राव किस कारण से होता है, बिंदु स्राव जो है मूल दाब के कारण होता है। बिंदु स्राव का कारण क्या है, मूल दाब। मूल दाब का तो कब उत्पन्न होगा, जब वाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, जल अवशोषण की दर जो है वो बढ़ जाएगी, तब मूल दाब उत्पन्न हो जाता है, उस कारण से बिंदु स्राव प्रक्रिया होने लग जाती है। ठीक है। एक बात और देखें कि यहाँ पर जो जल निकल रहा है, जल की बूंदे निकल रही है, वो जल की बूंदे जो है वो प्योर वाटर नहीं होता है, शुद्ध वाटर या अशुद्ध जल नहीं होता है। उसके अंदर बहुत सारे खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं और उसके अंदर जो है कार्बनिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। वो शुद्ध जल नहीं होता है। जैसा कि वाष्पोत्सर्जन के अंदर जो जल मिलता है वो अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है। उसके अंदर किसी प्रकार का भी कोई भी लवण या कोई भी मिनरल या किसी प्रकार का कोई भी कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है। तो ये है इस जलरंध्र की संरचना। ओके। उसके बाद एक टॉपिक और रह गया हमारे पास, वो है रस स्राव। रस स्राव क्या होता है, जो पादप है उसके जो कटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग होते हैं, पादप के कटे हुए या क्षतिग्रस्त भागों से जल या रस की धीरे धीरे जो हानि हो रही है, पादप के कटे हुए या क्षतिग्रस्त भाग से जल या रस की धीरे धीरे होने वाली हानि को रस स्राव कहा जाता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जैसे जो भी पादप है वो क्षतिग्रस्त हो गया तो उसकी जो जाइलम की वाहिनिकाएं होती हैं वो कट जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो उनसे जल जो वो धीरे धीरे निकलता रहता है। ठीक है। उसको रस स्राव कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास में है रबड़ का प्लांट। रबड़ पादप, रबड़ पादप जो रबड़ पादप होता है उससे भी इसी तरह का लेटेक्स जो है निकलता रहता है, जो उससे पदार्थ निकलता है उसको लेटेक्स कहते हैं, और जिससे कि बाद में रबड़ बनाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा जैसे कैलोट्रॉपिस है, आंकड़ा है, तो इन पादपों के अंदर भी रस स्रवण की क्रिया होती है। अगर हम उसकी पत्ती या उसकी टहनी को तोड़ते हैं तो वहां से धीरे धीरे दूधिया रंग का जो है पदार्थ निकलने लग जाता है, इसको लेटेक्स कहते हैं। ठीक है। ये प्रक्रिया होती है रस स्रवण। ये जो है जाइलम वाहिनिकाओं के टूटने से उसके अंदर जो रस भरा हुआ है वो बाहर निकलने से ये प्रक्रिया होती है। तो ये रस स्राव की प्रक्रिया बिंदु स्राव है और वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक थे जो हमने इस क्लास के अंदर स्टडी की। ओके। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके। धन्यवाद।